देखो मैंने क्या प्लान किया है, जैसे ये टॉपिक हमको पढ़ने थे, ठीक है। ये दो तो हो गए थे पहले और दूसरे वाले। टाइप ऑफ रैच नहीं हुआ था ना? कंटेंशन बेस हो गया था ना दोनों। टाइप ऑफ रैच में हाँ हाँ हुआ तो है। दो टाइप के होते हैं। मतलब हुआ नहीं था, ये बस इंट्रोडक्शन देना पड़ा था प्रीएम्बल की वजह से। हाँ वैसे उसको थोड़ा डिस्कशन हो गया था, ठीक है। तो वो हम करेंगे कवर इसको डिटेल में। तो उसके बाद क्या होगा इसमें ना, टाइप ऑफ रैच में जब हम ये डिस्कस करेंगे कंटेंशन फ्री और कंटेंशन वाला, तो इसमें एक टर्म आता है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो उसके बाद कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। ये वाला, हाँ, ये जो मैंने बताया टाइम कंज्यूमिंग वाला, इसमें कई सारे पैरामीटर्स आते हैं जो सिर्फ टू में जो नेटवर्क जो है वो ट्रांसफर देता करता है यूई को, ठीक है। मतलब अगर आइडल मोड में है तो, और अगर डेडिकेटेड में है तो आरआरसी कनेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो वो जो पैरामीटर्स जो आते हैं ना, वो पैरामीटर्स यूई यूज करता है प्रीएम्बल्स जनरेट करने के लिए। प्रीएम्बल्स ही नहीं, और भी कई सारे टाइमर्स वगैरह होते हैं, लेकिन ये प्रीएम्बल बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एक सिग्नेचर के तरीका होता है कि एक प्रीएम्बल को यूज करके ही वो अपना रैच रिक्वेस्ट भेजता है। मतलब ये सिग्नेचर के तरीके होता है। जो यूई जो होता है, जब रैच करता है रैच रिक्वेस्ट ई नोड बी को, तो ये प्रीएम्बल भेजता है। तो इस प्रीएम्बल को देख करके मालूम पड़ता है इसको, क्या नाम है, ई नोड बी को, मतलब वो डिस्टिंग्विश करता है अमंग डिफरेंट यूईज। हाँ देखो, बैच रिक्वेस्ट में मेन तो देखो प्रीएम्बल ही जाता है, ठीक है। अब ये जो इसके अलावा यहाँ पे जो ये प्रीएम्बल जनरेट कैसे करता है, यूई जनरेट करता है। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे रूट सीक्वेंस इंडेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या था, जीरो कोरिलेशन वाला जोन था जो पीरैच कॉन्फ़िग इंडेक्स हो गया, हाई स्पीड फ्लैग हो गया, जीरो कोरिलेशन जोन। क्वेश्चन जोन, हाँ। तो देखो ये जो टेक्निकल चीजें जो है ना, जो मतलब कि बिल्कुल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, कि वो चीजें पता होनी चाहिए, तो वो चीज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले क्या हम डिस्कस करेंगे, पहले ना ये पूरा ओवरव्यू देख लेंगे। पूरी ओवरव्यू कहानी होती है ना पेपर वाली, फिर रैच रिस्पॉन्स में क्या होता है, फिर कंटेंशन रेजोल्यूशन में क्या होता है। तो अगर हमको एंड टू एंड जब स्टोरी पता रहती है ना, फिर उस स्टोरी के एक एक एपिसोड को डिटेल में समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ प्रीक्वल को डिटेल में जाएंगे ना, तो मतलब उतना क्लियरिटी आती नहीं है, वैसे मैंने महसूस किया। तो पहले हम ये प्रीएम्बल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा रैच रिस्पॉन्स, फिर कंटेंशन रिजोल्यूशन। अब क्या होगा, एंड टू एंड स्टोरी पता होगी नॉर्मल आदमी के तरीके। उसके बाद एज ए इंजीनियर हम पैरामीटर्स में प्रीएम्बल वाले भी आ जाएंगे, टाइमर्स भी आ जाएंगे, रैच के दूसरे टाइमर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हम पहले ओवरव्यू स्टोरी देख लेंगे। तो आज फिर ओवरव्यू कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो प्रीएम्बल का बस इतना इतना समझ में रखो कि प्रीएम्बल जो होता है वो एक तरीके से सिग्नेचर की तरीके होता है, ये यूनिक चीज होती है, ठीक है, अमंग द डिफरेंट यूजर। UE2 UE3 इनका प्रीएम्बल जो होगा वो अलग अलग होगा। ये प्रीएम्बल 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो जो इनोड भी होगा ना, वो अलग अलग प्रीएम्बल से डिस्टिंग्विश करता है कि कौन से यूई से कौन सा प्रीएम्बल आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो रैच रिस्पॉन्स भेजेगा। रैच रिस्पॉन्स में क्या होता है हम आगे देखेंगे। अब क्या होता है कि पैरामीटर्स जो होते हैं ना, वो इतने ही होते हैं कि जो यूई जो होता है वो 64 प्रीएम्बल्स मैक्सिमम मैक्सिमम इतने ही सिग्नेचर होते हैं, 64, ठीक है। वो भी कॉन्फ़िगरेबल है। 64 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कंटेंशन बेस्ड में, कंटेंशन बेस्ड हो गया, और दूसरा कंटेंशन फ्री हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला करके 64 होते हैं। और कॉन्फ़िगरेबल, जैसे कि मान लो कि ये अगर कितने कर दिए, अगर 4 कर दिए ये कंटेंशन फ्री वाले, तो यहाँ पे 60 सिग्नेचर बचेंगे फिर, ठीक है। ये ना टाइम क्रिटिकल के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हैंड ओवर हो गया, ये सब हो गया। तो नॉर्मल रैच के लिए अपने को 60 यूज करने होंगे।
तो ऑफ कोर्स जैसे जैसे यहाँ पे कंटेंशन फ्री वाले बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे कम होता चला जाएगा। तो ये कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं ये सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रैच रिक्वेस्ट होती है। अब रैच रिक्वेस्ट के बाद क्या होता है, रिटर्न में रैच रिस्पॉन्स आता है। ये जो रैच रिक्वेस्ट आता है ना, इसको बोलते हैं मैसेज 1। कलर चेंज होगा क्या, इसको बोलते हैं मैसेज 1, ठीक है। मैसेज 2 में होता है रैच रिस्पॉन्स, RAR, ठीक है। ये डाउनलिंक में होता है। ये कि सुन तो लिया, एप्लीकेशन चली गई, अब उसका रिस्पॉन्स आना है ना, एक्नॉलेजमेंट। तो अब रैच रिस्पॉन्स में क्या होता है, क्या बोलते हैं, तीन चीजें ट्रांसफर करता है ई नोड भी। एक तो होता है टेम्परेरी CRNTI। जो CRNTI होता है ना, बस ई नोड बी को मेन रोल नंबर यही होता है, एक तरीके से रोल नंबर के तरीके। वो यूई को उसकी IMSI ID से नहीं जानता है, वो गुट्टी से भी नहीं जानता है। गुट्टी हो जाती है पूरे मतलब नेटवर्क लेवल पे ID हो जाती है। और जो ID ई नोड बी के पास होती है यूई की, वो CRNTI ही होती है। और ये सबसे पहले रैच में ही असाइन होती है, तो यहीं से उसको वो वाली आइडेंटिटी मिलती है। ये रोल नंबर के तरीके होता है। तो टेम्परेरी इसलिए देता है वो, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है आगे, क्योंकि ये कई यूईज को सेम असाइन हो सकता है, मतलब कंटेंशन रेजोल्यूशन बाकी है ना, कि हो सकता है कई यूईज ने सेम प्रीएम्बल भेज दिया हो, इसलिए वो भी कंफर्म नहीं कर रहा है, वो टेम्परेरी भेज रहा है अभी, ठीक है। और मतलब टेम्परेरी ही मानते हैं उसको यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल में। उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन जो भेजता है वो होता है टाइमिंग एडवांस, ठीक है। अभी ये डिस्कस करते हैं। और क्योंकि रैच का पर्पस ही है रिसोर्सेस मांगना, रिसोर्स ब्लॉक मांगना, ताकि अपलिंक में कनेक्शन इस्टेब्लिश करके मैसेज भेज सके, तो रिसोर्स एलोकेशन वो भी कर देता है। यहीं पर ही हो जाता है रिसोर्स एलोकेशन, मतलब बता देता है कि कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं। ये तो ये टाइमिंग एडवांस है ना, ये किस लिए होता है, जब ये प्रीएम्बल गया है, ठीक है, ई नोड बी के पास में। एक मैंने स्नैपशॉट भेजा था, रेफर RARNTI, हाँ देखो रैच, ये जो रैच रिक्वेस्ट गया था ना, इसमें एक और चीज भेजता है यूई, वो होता है RARNTI, ठीक है। एक तरीके से भी आईडी के तरीके होता है, यूई की आईडी होती है, ठीक है। RNTI तो आइडेंटिटी ही हो गई, रेडियो नेटवर्क टेम्परेरी आइडेंटिटी, ठीक है। अब जैसे RA है तो ये रैच के लिए हो गया। तो ये जो RARNTI होता है ना, ये किन चीज़ों से बनता है, एक तो TID होता है, एक FID होता है। तो RNTI जो होता है, ये एक्चुअल में दो इन्फॉर्मेशन भेजता है, मतलब कि एक क्या बोलते हैं टाइम स्लॉट, और जो फ्रीक्वेंसी जो हो गया ना, TID और FID, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जानी होती है कि मतलब वो कहाँ पे वो प्रीएम्बल भेज रहा है वो। विच टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ मिल गया यही ढूंढ रहा था। तो देखो विच, वो उसने ना मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर में जो रहता है ना, इस तरीके से सब फ्रेम के तरीके बता देता है ये, तो किस सब फ्रेम में भेजा गया। जैसे कि अगर हम ये भी देखेंगे ना, जब ये वाला, ये जो क्या पीरियड का, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, के अकॉर्डिंग देखो मान लो कि ई नोड बी में सिम 2 में बताया है कि पीरियड कॉन्फ़िगरेशन इंडेक्स यूज करना है 10। तो मतलब क्या हो गया कि वो कौन कौन सा सब फ्रेम यूज कर सकता है, 2, 5 और 8, करेक्ट। हाँ। तो ये तो ऑप्शन होगा कि इन तीनों में से कौन सा यूज किया है, वो मालूम पड़ेगा ई नोड बी को थ्रू RARNTI, हाँ। ठीक है। तो RARNTI एक तरीके से कैसा हो जाता है, तो RARNTI जो है ना, इसका होता है TID प्लस शायद 10 होता है, ये मुझे ऐसा कुछ होता है।
1 प्लस TID होता है। दो होते हैं ना? नहीं, फ्रीक्वेंसी भी होता तो कौन से लिखा, क्या लिखा है, लिखा ही फ्रीक्वेंसी नहीं भी है। होता है। लेकिन FDD में क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म जीरो हो जाता है। वो RRNTI में मेनली फिर TID ही की इंफॉर्मेशन होती है। सर ने जो लिखा था ना वो जनरल था, मतलब TDD FDD दोनों के लिए था वो। ठीक है, तो अभी हम इतना बस समझ लेते हैं कि TID, ठीक है, TID जाता है RNTI में, बस अभी के लिए इतना समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से उसमें है, सब फ्रेम में है, करेक्ट। हाँ, इनोड भी पता चल जाएगा कहाँ पे है। मतलब राइट। कि कौन से सब फ्रेम में ये हाँ। प्रियम्बल, ठीक है। और उसके बाद जब इसने रिसीव किए कई सारे प्रियम्बल, एक UE1 का, UE2 का, UE3 का, अब मान लो कि इन दोनों ने सेम प्रियम्बल यूज किया है। इसने यूज किया है 01X, इसने भी यूज किया है 01X। ठीक है, अब इन दोनों का जो क्या बोलते हैं, अ, अब ये चलो कंडेंसर रेजोल्यूशन वाला हो गया, पहले इसी को ओवरव्यू देख लेते हैं। अब जब ये इसको रिसीव होगा ई नोट पी को, तो वो क्या करेगा, इस RRNTI से डिफाइन करेगा कि ये जो रिसीव हुआ है प्रियम्बल, ये किसका है, UE1 का है, UE2 का है। वो कैसे करेगा वो हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये जो टीए जो भेजेगा टाइमिंग एडवांस, ये एडजस्टमेंट करने के लिए होता है। समझ रहे हो किस तरह का एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि डिस्टेंस देखो ये कितना तो, दूर अलग अलग। हाँ वो तो है, लेकिन देखो थोड़ा सा और डिटेल में मैं क्यों नहीं जा रहा है, शायद नहीं जाता नीचे। देखो ये जो टाइमिंग की जो सिंकिंग होती है ना, टाइमिंग एडवांस में टाइम सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं ना, हाँ। तो इसका मतलब क्या होता है मतलब ये होता है, जैसे कि यूई है, ठीक है, ये ई नोट भी है। अब इसको असाइन किया गया है कि भाई तुम फिफ्थ सब फ्रेम में, यानी कि 5th मिली सेकेंड में हमेशा भेजना। ठीक है, तो कब कब भेजेगा, ये 5 में भेजेगा, फिर 10 में भेजेगा, फिर 15, 20, 25, करेक्ट। तो करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ना क्लॉक के तरीके होता है। तो जब फिफ्थ वाला जब ट्रांसमिट हुआ यहाँ से, कितने हुआ 5th मिली सेकेंड को अपने घड़ी से हम लोग एक बार इमेजिन करते हैं। ठीक है, 5th मिली सेकेंड, इसको हम टाइम की तरह समझते हैं। जब 5th मिली सेकेंड में जब ट्रांसफर हुआ, तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना सेम टाइम पर ही रिसीव हो जाता है, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट ट्रांसमिट होता है, करेक्ट। तो क्या बोलते हैं, अब मान लो कि 5th मिली सेकेंड पे रिसीव नहीं हुआ, ये रिसीव हो रहा है इसको 6th मिली सेकेंड पे, समझे। तो ये होता है कि ये सिंक में नहीं है, ये आउट ऑफ सिंक है। ये जो नेक्स्ट पैकेट भेजा 10 मिली सेकेंड पे, वो इसको मिल रहा है कितने, 11th मिली सेकेंड पे। तो ये जो डिफरेंस है ना, ऑफसेट है जो टाइमिंग का, ये होता है आउट ऑफ सिंक होना। क्योंकि इसने ई नोड भी को उसको बोला है कि भैया तुम भेजना 5 के मल्टीपल पे सब फ्रेम पे जाएंगे, उस पे भेजना, या मान लो पहले ही बोल दिया कि 10वें मिली सेकेंड पर ही अपना डेटा भेजना। ठीक है, हर फ्रेम नंबर पे कितने 10 फ्रेम होते हैं ना, सब फ्रेम होते हैं, हाँ, 0 to 9। है ना, 0 to 9 होते हैं। तो जो सब फ्रेम नंबर होगा, फ्रेम नंबर 0 से लेके 1023 तक, तो जितनी बार जो नया फ्रेम आएगा, उसमें जो 0 से लेके 9 तक जो सब फ्रेम होंगे, तुम हमेशा 5 पर ही भेजना। तो ये जो होती है ना, ये सिंकिंग होनी चाहिए फ्रेम के रिस्पेक्ट में। हाँ, उसको मतलब जो पता होने तभी तो करेगा सिंक्रोनाइज। हाँ, तो नहीं, तो वही तो इनोड भी ऑलरेडी बता चुका है ना यूई को। हाँ। अभी मैं टी का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब उसको रिलेट कर रहा हूँ। तो ये जो टाइमिंग का जो ऑफसेट जो चेंजेस हो रहा है, तो फिर ये टीएम भेजेगा इसको।
ठीक है, कि भैया तुमको भेजना 10 पे था लेकिन तुम 1 सेकंड डिले आ रहा है तो तुम थोड़ा जल्दी भेजो। तो यूई क्या करेगा, उसको एडजस्टमेंट करेगा। लेकिन देखो इसको जो रिसीव हुआ डेटा 11 मिली सेकंड पे, क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे मालूम ई नोड बी को कि दिस डेटा वाज सपोज टू बी रिसीव्ड एट 10 मिली सेकेंड, नॉट एट 11 मिली, कैसे मालूम पड़ेगा? समझ रहे हो? इसको ऐसे मालूम पड़ेगा, ऊपर जो RARNTI भेजा है उस RARNTI में TID है। ठीक है, तो मान लो कि जो RARNTI में जो TID है वो TID लिखा है उस पर कि ये 5th मिली सेकेंड में रिसीव होना है, मल्टीपल ऑफ 5th मिली सेकेंड, यानी 5th मिली सेकेंड 10 मिली सेकेंड। तो जब ये रैच रिक्वेस्ट रिसीव हुआ 11 मिली सेकेंड पे, तो ई नोट बी ने डिकोड किया उसको और उस पर लिखा हुआ रैच रिक्वेस्ट में कि भैया 10th मिली सेकेंड में आना था ये, लेकिन ये मुझे रिसीव हो रहा है 11th मिली सेकेंड। तो ये जो ऑफसेट कितना है ये डिकोड करेगा ई नोट बी विद द हेल्प ऑफ TID आईडी। has been sent in RARNTI। अभी ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, इससे मतलब ये RNT निकला जाता है ना, हाँ। टाइम एडवांस ये सब, हम्म। तो मतलब बता देगा कितने में करना है, तो वो ई नोड भी डिकोड करेगा उसको। हाँ। अगर वो उसका टाइमिंग जो जितना है वो नहीं है, बस लेट है, वो 1 सेकंड ज़्यादा जा रहा है, तो बता देगा ये हमारा वो हाँ, है, मतलब ये टाइम एडवांस। RARNTI का, हाँ देखो ये रैच रिक्वेस्ट में है हाँ, और ये टीए जो है वो रैच रिस्पॉन्स में है। रिस्पॉन्स में है। तो इन दोनों का यूज समझ में आ गया ना, RARNTI का और टीए हाँ। का। हाँ, बस यही मेरा मेन एजेंडा था। ठीक है, तो अब देखो ये जो टीए जो जा रहा है यहाँ पे, जब ये टीए मिलेगा इसको मैसेज टू बोलते हैं, यूई को मिलेगा तो वो अपने हिसाब से फिर वो एडजस्ट करेगा उसको, टाइमिंग को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अपलिंक में इसमें दिखा देता हूँ। ये देखो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो यूई है अपना, उसको मिल गया यहाँ पे अपलिंक ग्रांट मिल गया, हाँ, ये मिल गया, रिसोर्स। तो वो एडजस्ट करेगा उसको टीए को, टाइमिंग एडवांस को, और उस रिसोर्स में आरएफसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देगा और अपनी आइडेंटिटी भी भेज दी एसटीएमजी। ठीक है, ई नोट बी को रिसीव हो गया। उसके बाद क्या करेगा, जो ई नोट बी होगा वो फिर से उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, मतलब वो जो रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट में एक तो एसटीएमजी है ये। ठीक है, और इसके थ्रू जो भी होगा वो अपना सेटअप वेटअप भेजना होगा उसको, और उसके पहले ई नोट बी को पता है कि कई सारे यूईज उस टाइम पे ना ये रैश कर रहे होंगे, लेकिन ई नोट बी जो है वो एक ही यूई को एक्नॉलेज कर रहा है यहाँ पे टीए के थ्रू, सीआरएनटीआई के थ्रू। ई नोट बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक ही यूई से बात कर रहा है, लेकिन ये जो कंटेंशन रिजोल्यूशन होता है ना, ये यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होता है, मतलब यूई से कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ई नोट बी को तो पता ही नहीं चल रहा है कि 4 यूई ने प्रीएम्बल भेजा है कि एक यूई ने प्रीएम्बल भेजा है। समझ रहे हो? तो जब यूई का जब ये आता है एसटीएमजी, तो आंख बंद करके ई नोट भी रिस्पॉन्स कर देता है उसको आरआरसी कनेक्शन सेटअप के लिए। और सेटअप करने से पहले वो ये जो इसका रिसीव हुआ आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट एसटीएमजी वाले का, उसको भेजता है मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन पास, ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। पास है मतलब उसका जो दो है, प्रियम्बल एक ही चला गया है दोनों, देखो यहाँ पे क्या एक होगा ही ना, टाइम पे। दो रिसीव हुए होंगे ना आरआरसी कनेक्शन हाँ, रिक्वेस्ट, उन दो में से दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो डिफरेंस ये होगा, नया कैसे आता है? जो दो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट आए हैं उसमें डिफरेंस बस इतना होगा ना। अभी देखो, अभी जो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ ना, वो मैं यहाँ से बना रहा हूँ, मैसेज 3 के नीचे, मैसेज 3 से बना रहा हूँ। ठीक है, मैसेज 3, मैसेज 3 क्या है? RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है अपना ई नोड भी है। अब मान लो कि ये UI1 से गया है ये,
ठीक है, UE2 ने भी इसी टाइम पर ही भेजा है, करेक्ट, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब क्या होगा इस ई नोड बी को, ये जो दो रिक्वेस्ट मिली है ना, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेगा वो, इनमें से एक होगा ना वो तो इसके सिंक में होगा ई नोड बी के, एक आवाज तुम्हारी सिंक में कट गई होगा। भाई। हेलो। हाँ अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रहे हैं। एक इन सिंक में होगा और एक आउट ऑफ सिंक होगा, क्योंकि जब इसने टीए भेजा था ना, वो जो टीए भेजा था वो किसी एक यूई के रिस्पेक्ट में था। हाँ उसका है कि यूई एक और ही जगह पर भाई होंगे, ये तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। क्या आवाज तुम्हारी कट कट जा रही है। हेलो मुख्तार, हाँ, मिल रही है आवाज सही? नहीं आ रही है सही। बीच बीच से कोई इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे ना, कट गए। हाँ, रुको मैं जरा ये हेडफोन लगाता हूँ फिर बात करते हैं। देखो अभी शायद सही है। तो अच्छा यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है, मान लो दो यूई से आई हैं अगर, तो एक ही टी ठीक भेजा है, होगा। तो दो यूई में एक जो होगा वो इनसिंक होगा। हाँ हाँ, क्योंकि देखो ई नोड भी मान लो कि ये दो यूईज हैं, UE1 और UE2, ठीक है, दोनों ने जो अपना जो RARNTI भेजा है उसमें TID इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, अब उसके की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये टीए आया होगा, ठीक है। अब जो टीए आया है ना, ई नोड भी को एक्चुअल में क्या था, जब स्टार्टिंग में जब पहले केस में दो यूईज ने भेजा, अब इन दोनों का क्या है, RARNTI सेम है, कंटेंशन के टाइम पे कंटेंशन होता गया ऐसे, दोनों का RARNTI सेम है और दोनों ने सेम प्रीएम्बल यूज किया हुआ है। सिर्फ यही सिचुएशन है जब कंटेंशन होता है। प्रीएम्बल पेंट में बनाता है, काम करता हूँ, नया कैसे आता है। देखो कंटेंशन होता कब है, ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। UE1, UE2, UE3, यहाँ पे है अपना ई नोड भी, तीनों ने क्या क्या भेजेंगे, प्रीएम्बल भेजेंगे और RARNTI भेजेंगे, RNTI, ठीक है, ये भेजेंगे, यही चीज ये भी भेजेगा, यही चीज ये भी भेजेगा। अब देखो 1 और 2 इनका मान लो कि प्रीएम्बल है इसका XY, RARNTI है 01, ठीक है। UE2 का भी प्रीएम्बल सेम है XY और RARNTI है 01, और ये जो UE3 है इसका प्रीएम्बल है ZX और RARNTI है 01। तो अब देखो क्या होगा, ये तो कंटेंशन फ्री रहेगा क्योंकि इसमें एक चीज डिफरेंस होगा, ये प्रीएम्बल, ठीक है। इसका तो ऑटोमेटिकली कंटेंशन रिजोल्यूशन तो होना ही नहीं क्योंकि कंटेंशन हुआ ही नहीं है, कंटेंशन ठीक है, कोई कंटेंशन का चांस ही नहीं है। अब इसमें क्या है, प्रीएम्बल और RARNTI सेम है UE1 और UE2 पे, तो यहाँ पर कंटेंशन होगा, ठीक। अब ये कंटेंशन रिजॉल्व करना है ई नोड बी के द्वारा। तो जब फर्स्ट टाइम जब ये रिक्वेस्ट गया ना रैच वाला, ठीक है, यहाँ पर रैच रिक्वेस्ट गया, तो देखो क्या होगा, जब ये रैच रिक्वेस्ट ई नोड बी के पास पहुंच रहा था ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये है कि जब फर्स्ट टाइम जब रैच रिक्वेस्ट गया तो दो पॉसिबिलिटी है कि एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों का जो सिग्नल है ना ये कोलाइड हो जाए स्पेस में, एयर इंटरफेस में, और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे और ई नोड बी को कभी मिले ही ना,
समझ रहे हो, रैच रिक्वेस्ट हाँ जो भेजी गई है ना दोनों यूई से, यूनिट ई नोड भी कभी मिली ही नहीं। तो एक टाइमर चलता रहेगा उसका यूई की साइड में रैच रिक्वेस्ट भेजने के बाद, और क्योंकि एक टाइम के बाद रिस्पांस नहीं आया है तो फिर से री इनिशिएट करना पड़ेगा रैच रिक्वेस्ट। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि दो यूईस का जो रिक्वेस्ट है रैच रिक्वेस्ट, इन दोनों में से ई नोड बी को डिटेक्ट होगा, और ई नोड बी को ये लगेगा कि उसके पास एक ही रिक्वेस्ट आया है, क्योंकि दोनों का सेम है ना, प्रीएम्बल भी सेम है, आरआरएनटीआई भी सेम है। तो ई नोड बी को ये लग रहा है कि एक ही यूई ने भेजा है ये रैच रिक्वेस्ट, ठीक है, लेकिन दोनों यूई को लग रहा है कि उन दोनों का पहुंच चुका है, हमारी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है। तो यहाँ से कंटेंशन को रिजॉल्व करने का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर ही कंटेंशन हो गया है। वो कैसे हो गया है, यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, ई नोड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कोई कंटेंशन नहीं हुआ, उसको लग रहा है कि एक ही यूई का आया है। समझ रहे हो, ये पॉइंट क्लियर है ना? हाँ मतलब ये कि तो केस बन रहा है, एक तो हो रहा है कि तीनों के पास हो ही नहीं, कोई कोलिजन ना हो, और दूसरा हो रहा है कि हाँ दोनों पहुंच गए हैं। हाँ, दोनों नहीं पहुंचे हैं। हाँ जो दोनों दोनों यूई दिया है, लेकिन उसको लग रहा है एक ही पहुंचा है, एक को फेल पहुंचा कर एक देगा ही वो। है। हाँ, हाँ पहुंचा एक ही है, ई नोड बी के पास एक ही पहुंचेगा और एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा पक्का। हाँ हाँ लेकिन यूई, दोनों यूईस को लग रहा है कि पहुंच चुका है। हाँ क्यों लग रहा है, क्योंकि इसके रिस्पांस में जब ये रैच रिस्पांस आएगा तो इसमें क्या होता है, इनका रिस्पेक्टिव आरआरएनटीआई होता है, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर एक डायग्राम में बनवाया था ना, ये कहाँ चला गया, ये जो है, तो यूई को मालूम कैसे पड़ता है कि किसके लिए रैच रिस्पांस आया है। तो इन तीनों के साथ में ना एक वो भी इंफॉर्मेशन होता है, इन तीनों के साथ में टीए सीआरएनटीआई अपने ग्रांट, इसके साथ में आरएआरएनटीआई भी होता है। तो उस आरएआरएनटीआई को यूई देखता है कि ये किसके लिए आया है ये। तो जो आरएआरएनटीआई होगा ना, उसको देख करके, तो जो आरएआरएनटीआई होगा उसको देख करके यूई देखेगा कि हाँ ये तो मेरा आरएआरएनटीआई है। हाँ दोनों वही भेज रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आरएआरएनटीआई जो होगा, तो यूई देखेगा कि भाई मेरे लिए आरएआरएनटीआई आया, यानी कि मेरा रैश रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। फिर वो जाएगा पीडीएससीएच में, और पीडीएससीएच में अपना कौन कौन सा डेटा निकालेगा वो, ये वाला टीए सीआरएनटीआई और अपलिंक ग्रांट, हाँ ठीक है, ये तीन इन्फॉर्मेशन निकालेगा। वैसे ही UE1 और UE2 ये लोग भी अपना आरएआरएनटीआई देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या था, इन दोनों ने तो सेम आरएनटीआई यूज किया था, तो ये वाला आरएनटीआई यहाँ पर होगा 01। तो इन दोनों यूएस को लगेगा कि मेरा रैच का आ गया रिस्पॉन्स, हाँ जो और वो राइट अपना, सेम है। हाँ क्योंकि ये तो सेम था आरआरएनटीआई, तो अपना टीए सीआरएनटीआई और अपलिंक ग्रांट ले लेंगे, ये दोनों लोग ले लेंगे, UE1 और UE2 दोनों लेंगे। क्या करेंगे वो लोग इस अपलिंक ग्रांट में, इस सेम अपलिंक ग्रांट में UE1 और UE2 दोनों ही आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देंगे अपनी अपनी एसटीएमजी करके, ठीक है। अब क्या होगा, जब दोनों यूईज ने भेज दिया, तो लेकिन जिस टाइम पे भेजेंगी पोजीशन के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, इनका टीए डिफरेंस होगा ना। हाँ तो ई नोड बी को एक एक मिलेगा सिंक में, दूसरा मिलेगा आउट ऑफ सिंक में, हाँ आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो इससे पहचानेगा ई नोड बी कि इसने जब यहाँ पे आरएआर भेजा था, तो इसका जो टीए था, इस टीए से कौन सिंक में है, ये वाला सिंक में है और ये वाला सिंक में नहीं है, ठीक है। तो ई नोड भी क्या बोलेगा, इस वाले को, मैसेज UE1 को बोलेगा कि तुम्हारा जो है कंटेंशन रिजोल्यूशन पास हो गया, मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन, ठीक है, ये UE1 के लिए।
मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन पास, इसको ये बोल देगा। और UE2 को क्या बोलेगा वो? UE2 को ये बोलेगा कंटेंशन रिजोल्यूशन फेल, इसलिए बोलेगा क्योंकि इसको इनोड बी को ये लग रहा है कि UE1 ने तो क्या किया, रैच रिक्वेस्ट किया और फिर RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन जो UE2 है उसने RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट तो किया ही नहीं है। नो रैच नो रिस्पॉन्स, नो RRC कनेक्शन RRC RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट और हाँ, और मैंने तुमको रैच रिस्पॉन्स भी नहीं भेजा है, समझ रहे हो? ऐसा इनोड बी को लगता है कि इसने रैश भी नहीं भेजा, इसने RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भी नहीं भेजा, और डायरेक्ट क्या भेज रहा है, अरे नहीं, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, कि रैश तो हुआ नहीं है तो मैंने अपलिंक ग्रांट दिया ही नहीं। हाँ अपलिंक RRC कनेक्शन ग्रांट को भेज रहा है, और तुम डायरेक्ट RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इसलिए तुम्हारा जो है मैंने फेल कर दिया है। क्योंकि ई नोट जब ये दोनों रिक्वेस्ट आई थी ना, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, दोनों का RRNTI सेम था, ठीक है? जो फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन आई थी रैश रिक्वेस्ट वाली, उस टाइम पे RRNTI सेम था, प्रीएम्बल भी सेम था, तो ई नोट बी को एक ही का रिसीव हुआ था, तो इसने जो रिस्पॉन्स भेजा था रैश रिस्पॉन्स, वो एक के लिए ही भेजा था, लेकिन दोनों यूईज ने उसको डिकोड कर लिया था क्योंकि RRNTI सेम था, ठीक है? तो जो मैसेज 3 आया है ना, ये वाला RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो ये होंगे दो यूईज से, वो दोनों रिसीव हो रहे हैं अभी ई नोड बी को, और बेस्ड ऑन द ये टाइमिंग एडवांस सिंकिंग, क्योंकि ये जो टीए था वो जो दो रिक्वेस्ट भेजे थे ना रैश रिक्वेस्ट, उन दोनों में से किसी एक के लिए ही टीए जा रहा है ना, एक के रिस्पेक्ट में जा रहा है, यानी कि इस टीए का जो इन्फॉर्मेशन गया ई नोड बी से यूई तक, तो इस टीए से ही क्या हो गया, एक यूई तो इन सिंक हो गया और एक ऑटोमेटिकली आउट ऑफ सिंक हो गया, समझ रहे हो? तो कुल मिला के ना रेजोल्यूशन तो यहीं पर ही हो गया था, टीए से ही हो गया था, लेकिन वो राज खुलने में इतना टाइम लगा, मैसेज 3 और मैसेज 4, ठीक है? और देखो एक और पॉइंट ये है कि जो मैसेज 4 होता है ना, वो मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन होता है। कई जगह पे लोग ऐसा बता देते हैं, टीचर लोग या फिर कोई भी हो, मैसेज 4 को RRC कनेक्शन सेटअप बता देते हैं, ऐसा नहीं होता। मैसेज 4 ये होता है RRC, ये मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन, और RRC कनेक्शन सेटअप नेक्स्ट मैसेज है, इसको मैसेज 5 मत बोलना कभी। मतलब मैसेज ये मैसेज 1 मैसेज 2 मैसेज 3 ये यही है, ऐसा नाम ही है मैसेज जो हाँ, भेजता है। मतलब अगर तुम बोलोगे मैसेज 3 है, वो पूछ सकता है कि मैसेज 3 क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट है। मैसेज 4 क्या है, मैक कंटेंशन रेजोल्यूशन, RRC कनेक्शन सेटअप मत बोलना। फिर बोलेगा अच्छा ठीक है, इसके मैसेज 4 के बाद क्या होता है, तो मैसेज 4 के बाद होता है RRC कनेक्शन सेटअप, इसको मैसेज 5 मत बोल देना, ठीक है? 4 ही मैसेज के नाम ऐसे दिए गए हैं। जैसे वो राइट जब करता है उसके बीच में 2 सर और लिखवाए ना, एक DCCH वाला ये सब, तो वो मैसेज नहीं है, मैसेज 2 यही है दूसरे हाँ, वो रिस्पॉन्स। तो मतलब फ्लो है समझने के लिए। हाँ, बताने के लिए है कैसे। हाँ, उस फ्लो को देखो कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, जैसे कि हाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि सर ने लिखवाया था PDCCH डिकोडिंग और फिर रैश रिस्पॉन्स, ठीक है? दोनों ही डाउनलिंक में ही है। अब देखो इसको 2 लाइन की जगह एक ही में लिख सकते थे, PDCCH डिकोडिंग प्लस रैश रिस्पॉन्स, क्योंकि जो रैश रिस्पॉन्स जब दिखता है वो PDSCH में होता है, तो उसको देखने के लिए तो PDCCH में ही डिकोड करना पड़ेगा ना RRNTI को। हाँ, तो कहाँ पे मेरे है। हिसाब से तो ये दो स्टेप नहीं है, दोनों डाउनलिंक में एक ही स्टेप में आ गया ना, वो तो इन्फॉर्मेशन तो एक ही स्टेप में आएगी। हाँ, बस समझाने के लिए हाँ करवाती हैं हाँ, तो कि वो समझाने के लिए ना फ्लो डायग्राम सबका डिफरेंट वेरिएशन होता रहता है। हाँ तो सेम कंसेप्ट को मैं भी अगर फ्लो डायग्राम में बनाऊं तो मैं थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करके उसको बड़ा कर सकता हूँ, हाँ
लेकिन ये जो है ना मैसेज 1 2 3 4 ये स्टैंडर्ड है, समझ रहे हो? ये मैसेज का नेम स्टैंडर्ड है ये। हाँ, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3, मैसेज 4। हाँ मतलब ये समझाने के लिए नहीं है, ये नाम ही है मैसेज 1 2 3 4। समझ गए? तो बताओ, हेलो, हाँ हाँ हाँ, अब बताओ क्या नहीं समझे? समझ में आ गया आ ना? गया समझ में, हाँ हाँ समझ में आ गया। क्योंकि मैंने काफी सर्च किया था, ये कंटेंशन रिजोल्यूशन वाला पॉइंट कहीं ढंग से क्लियर था नहीं। मैंने 2-3 जगह देखा, तब समझ में आया कि टाइमिंग एडवांस का बहुत बड़ा रोल होता है कंटेंशन को रिजोल्यूशन करने में, क्योंकि यही करता है इन सिंक और आउट ऑफ सिंक। और इन सिंक कौन है उसको चला जाएगा मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन, और जो आउट ऑफ सिंक होगा वो हो जाएगा कंटेंशन फेल हो जाएगा। और इन और बी को हमेशा जो रैश रिक्वेस्ट मिला होता है ना, उसको यही लग रहा होता है कि एक ही यूई से मुझे मिला है, वो उसी से बात करता रहा होता है अपनी तरफ से। और यहाँ पे यूई जो होते हैं वो उनको लग रहा होता है, मतलब उछल रहे होते हैं कि हमारा ही पास हो गया। ऐसे कॉलेज में होता है ना कि मतलब लड़की के दिमाग में एक ही लड़का होता है हमेशा, लेकिन उस लड़के के जो दोस्त होते हैं वो उछल रहे होते हैं कि मुझसे ही बात करती है, मुझसे ही बात करती है। वो समझ रहे हम भी हैं, हमें ही देख रही है। हाँ आपको भी देख रही है, मुख्तार से बात करती तो हमसे भी पढ़ रही है। आखिरी में मालूम पड़ता है हम तो कभी थे ही नहीं स्टोरी में। यार हमें ये कंफ्यूजन अभी है, अरे कि सर लिखवाए हैं RARNTI में नहीं, हाँ क्या लिखा है? तो सर लिखवाए थे जो RA रिस्पॉन्स विंडो साइज। अरे हाँ हाँ हाँ, तो उसमें सर लिखवाए थे डिफाइन द साइज ऑफ राइट रिस्पॉन्स विंडो। हाँ हाँ हाँ। इसमें लिखवाया था फॉर राइट रिस्पॉन्स यूवी विल चेक द राइट रिस्पॉन्स विंडो, राइट रिस्पॉन्स विंडो विल स्टार्ट ड्यूरिंग थर्ड सब फ्रेम आफ्टर द राइट प्रियम्बल ट्रांसमिशन। इसका इस लाइन का मेरे को समझाओ, हमें नहीं समझ में आ रहा है। देखो 0 से लेके 9 तक सब फ्रेम होते हैं। हम्म। अब मान लो कि 0 1 2 पे भेजा है रैच रिक्वेस्ट, हाँ। ठीक है, रैच रिक्वेस्ट। अब तुम ये बताओ कि तुमने किसी को समोसा लेने भेजा, कितने बजे भेजा? 1 PM पे, ठीक है। अब जो दुकान है वो कितनी दूर है? मान लो 15 मिनट की दूरी पर है वो, ठीक है। तो वो मिनिमम कितने बजे समोसा ला सकता है अगर दुकान 15 मिनट की 1:30 दूरी हो पर है तो? जाएगा। हाँ 1:30। हाँ करेक्ट, 15 मिनट जाने में 15 मिनट आने में, हाँ। तो 1:30 तक ही आएगा ना। हाँ। तो तुम इस आधे घंटे तक तुम दरवाजे पे नहीं बैठोगे कि भाई वो आया कि नहीं आया, आया फोन तो नहीं हाँ। करोगे ना उसको। हम्म। आधे घंटे बाद ही फोन करोगे भैया कहाँ रह गए तुम, हाँ, करेक्ट है। मतलब ये तो नहीं है कि जाके तुम फोन उसको हाँ भाई कहाँ पहुंचे अब बताओ, हाँ इसे आधे हाँ घंटे बाद ही वो हाँ, करेगा अब तुम कहाँ पे। 1:10 में फोन करोगे भैया कहाँ रह गए, तो फिर वो गाली देगा ना फिर वो। हाँ, तो तुम्हारा भी टाइम कंज्यूम होगा, मतलब फालतू उस पे तुम हाँ कर रहे हो मॉनिटरिंग, कोई मतलब नहीं उसका। हाँ वही वही इसको कंसेप्ट है। तो जब तुम भेजोगे हम्म। रैच रिक्वेस्ट ई नोड बी को मिलेगा, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने में भी ना कई कुछ सेकंड्स लगते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा, समझ रहे हो? तो उस मतलब जो उसको जो रिस्पॉन्स आएगा तो उसमें रहेगा ना डाउन लिंक में ना, मतलब हाँ अगले जो जो फ्रेम होगा दूसरा फ्रेम और होंगे अलग कुछ होगा ना। हाँ वही। तो मान लो कि तुमने तो मतलब सेकंड भेज फ्रेम दिया है। पे भेजा है, तो कम से कम 2 फ्रेम तो छोड़ ही दो, क्योंकि हाँ। बिल्कुल इमीडिएट फ्रेम में तो रिस्पॉन्स नहीं आ सकता ना। तो ये मिनिमम होता है कि मिनिमम 2 फ्रेम छोड़ दो, और फिर थर्ड फ्रेम से वो देखना शुरू करता है कि मुझे कहाँ तक देखना है, हम्म। समझ रहे हो? अब देखो 1:30 बजे तो वो आना शुरू करेगा वो। अब तुम 1:30 बजे से ले करके तुम कब तक वेट करोगे? 2 बजे तक, ठीक है। 2 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो तुम समझ जाओगे कि वो खुद ही खा के कहीं चला गया है। हाँ। शाम तक तो वेट नहीं करोगे ना 6 PM तक। हाँ। नहीं, हमारा ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, हमें ये नहीं समझ से आप फ्रेम बना दिए, तो ये हाँ जैसे भी आप बनाए हो दूसरे वाले पे भेजे हाँ राइट हाँ रिस्पॉन्स, राइट हाँ रिक्वेस्ट, हाँ तो ये फ्रेम तो मतलब अपलिंक होगा। हाँ अपलिंक होगा। अपने जो कर रहा है वेट करेगा वो तो डाउनलिंक में आएगा। हाँ वो इसमें डाउनलिंक में आएगा। पाएगा। देखो अब देखो घड़ी क्या है, वन वन है ये। मान लो तुम हम्म। यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। हाँ। यहाँ मुख्तार बैठा है, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ।
ठीक है, और समोसे की दुकान यहाँ पर है। हाँ ठीक है, ये कितने दे लेते हैं, 15 मिनट लगते हैं। अब मान लो कि कितने बजे, 1 PM पे कोई गया, ठीक है, मुख्तार को हाँ भेजा तुमने कि भैया जाओ समोसे लेकर के आओ। मुख्तार गया समोसे लेने के लिए, कितने बजे, 1 PM पे। ठीक है, अब वो यहाँ पे कितने बजे पहुँच गया, 1:15 PM पे, करेक्ट। हाँ अब ये आना स्टार्ट करेगा यहाँ से 1:15 PM पे, हम्म और यहाँ पे पहुँच जाएगा 1:30 1:30 पे, 1:30 PM पे। तो हम्म देखो मुख्तार जब यहाँ पे जा रहा था ना, तभी भी एक कॉमन घड़ी चल रही थी, भले वो डाउनलिंक था या अपलिंक था। हम्म जब पहुँच गया तो वो कॉमन ही घड़ी थी। जब वापस आना शुरू हुआ तो भले ही अपलिंक हो या डाउनलिंक हो, वो जो टाइम होता है ना वो कॉमन ही होता है वो। समझ रहे हो, इस स्लॉट का मतलब ये नहीं है कि इसने रिसोर्स भेजा तो मतलब कि कोई एक्चुअल में सिग्नल भेज दिया है और सिग्नल में बैठ करके जाना है, ऐसा नहीं है। उसने वो टाइम बताया इसको कि तुम 1 PM पे चलना स्टार्ट करो, तो दोनों का टाइमिंग तो सेम ही रहता है ना। देखो टाइम हम्म, कोई रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स नहीं है, ये तो एक वर्चुअल हाँ कंसेप्ट है ना। समझ रहे हो, तो तुम्हारा डाउट को अगर मैं रियल टाइम जोड़ूं तो ये कुछ ऐसा हो गया कि तो समोसा लेने जब जा रहा था तब 1 PM का था, आते टाइम का थोड़ी 1 PM का था। हाँ मतलब तुम समझ रहे हो, टाइम तो कॉमन ही रहेगा ना, भले ही अपलिंक हो या डाउनलिंक हो। हाँ हाँ हाँ, कॉमन मतलब हम ही गए समोसा लेने तो हम ही लेकर आ रहे हैं ना। मतलब नहीं नहीं कोई दूसरा तो लेकर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, देखो टाइम क्या मतलब है वो कि, भेजा। देखो यहाँ पे सब फ्रेम नंबर 2 का पता है क्या मतलब है, हम्म 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया। हम्म तो यहाँ पे मान लो 2 सब फ्रेम, अगर मान लो कि 2 मिली सेकेंड है, तो हम्म 5 सब फ्रेम हो जाएगा ऑटोमेटिकली 5 मिली सेकेंड। हम्म तो तुम सब फ्रेम को ना मिली सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश कर सकते हो। हाँ सेकंड सब फ्रेम में रैश रिक्वेस्ट गया था और 2 हमको छोड़ना है, इसका मतलब ये हो गया कि टाइम है 2 मिली सेकेंड, हम्म 2 मिली सेकेंड 0, इस टाइम पे गया है। तो ये कितने बजे आएगा वापस, 5 मिली सेकेंड पे आना शुरू हो सकता है वो। तो सब फ्रेम की जब बात आती है ना, तब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करो। हाँ तो मतलब अब ये अपलिंक पंपलिंक मतलब नहीं है कुछ। देखो, हाँ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू में अपलिंक नहीं होता, अपलिंक डाउनलिंक। हाँ कि देखो टाइम तो कॉमन ही है ना, तुम धरती किसी हाँ भी कोने में रहो, तभी तो सिंक होने का मतलब है। मान लो कि हाँ मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, पार्क में जाना है किसी से मिलने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लड़की वेट कर रही है, कितने बजे का टाइम दिया है, 4 PM का, ठीक है, उसी टाइम पे पहुंचना है ना, 4 PM पर ही। हाँ तो यही तो है इन सिंक होना। तो इनोड भी क्या करता है, इनोड भी बताता है इसको कि तुम कितने बजे क्या रिसोर्स यूज करने हैं। रिसोर्स ब्लॉक बताता है ना, रिसोर्स ब्लॉक। हाँ हाँ सोर्स ब्लॉक का मतलब ही होता है टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी बताना। अपना जो होता है ये फ्रेम स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है, यहाँ टाइम डोमेन होता हाँ है। हाँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है, कोई भी तुम देख लो, अगर तुम ये रिसोर्स ब्लॉक को कंसिडर करते हो, तो इसका क्या हम्म मतलब हुआ, 0, 1, 2, 3, 4 PM पे ये फ्रीक्वेंसी, 0, हाँ 1, 2, थर्ड फ्रीक्वेंसी पे अपना डेटा ट्रांसफर करना। कोई भी ले लो, तुम ये वाला ले लो, इसका क्या मतलब हो गया, PM मतलब अंडरस्टैंड, समझ लेना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 5 बजे तुम F5 फ्रीक्वेंसी पे डेटा ट्रांसफर करना, हाँ ठीक है। अब इसको F2, F1, इसको अगर तुम बस नंबर समझ लो अगर, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया 1 PM पे ये वाली बस यूज़ कर लेना, 1 PM सेम टाइम पर ही F2 यूज़ कर लेना, मतलब ये एक उस घंटे इतनी सारी बस जाती हैं। अगले घंटे, समझ रहे हो, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स। जी उसमें अगर फ्रेम समझना हम चाहें मान लो, तो हाँ मतलब हम कह रहे हैं कि 2 पे जा रहा है, तो जो हाँ, वहाँ 5वें फ्रेम पे वहां से आ रहा होगा 5 मिली सेकंड बाद, ऐसा कुछ। देखो 5 मिली सेकंड पे अगर है कि हाँ मिल सही सोच मिल रहे हाँ हैं जाता हाँ, है। आप। करेक्ट करेक्ट, मतलब कि हाँ उस सही सोच एंड रहे हैं। पॉइंट पे, मतलब कि देखो हाँ बीच की जर्नी इमेजिन मत करना। अगर मैंने बोला 9 मिली सेकंड पे पहुंचेगा, हाँ
रिटर्न आएगा तो ये समझना कि 9th सब फ्रेम पे ये इस अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा वो। हाँ ठीक है, 5वें मिली सेकेंड पे यानी 5 सब फ्रेम पे अगर समोसे की दुकान पे पहुंचना है तो यानी कि वो पहुंच गया है समोसे की दुकान पे 5 मिली सेकेंड पे। ठीक है, वो सेम चीज को सब फ्रेम की लैंग्वेज से मैं बात करता हूँ। सब फ्रेम, मतलब फ्रेम पहुंच रहा है, ऐसा होगा ना। फ्रेम हाँ फ्रेम पहुंच रहा है, हाँ ये बोल सकते हो। और एक और तरीका ये भी है कि तुम उसको टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम इमेजिन हाँ करो तो ज्यादा क्लियरिटी आती है। क्योंकि हाँ सब फ्रेम सोचने से तुमको ये लगता है ना कि ई नोड बी ने कुछ फिजिकल चीज, सिग्नल चीज भेजी है हाँ और तुम्हारे डेटा उसमें बैठ करके जाएगा। ऐसा नहीं, ये कुछ ऐसा हो गया कि 4 PM का टाइम दिया है तो 4 PM के नाम की कोई गाड़ी है जो तुम्हारे पास आ रही है हाँ और तुम उस गाड़ी में बैठ करके जाओगे, ऐसा नहीं है। 4 PM, ठीक है, अब देखो सब चीज सेम ही है। 4 PM, ठीक है, अपने इस फ्रेम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 4 मिली सेकेंड, हाँ ठीक है, और 4th सब फ्रेम, ये सब सेम ही है। हाँ ये तो हो गया फ्रेम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दोनों सेम ही है ये। और ये अगर मैं उसी को रिलेट करूं समोसे वाली दुकान से तो वो टर्मिनोलॉजी सेम हो जाएगी। वो तो 4 PM कोई रिसोर्स है क्या, तुम मुझे ये बताओ। नहीं, वो तो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग है, लेकिन मान लो कि अब मान लो कि कल कितने बजे क्लास करनी है, 2 बजे, ठीक है। उसके बाद मुझे पाइथन की क्लास लेनी है शाम को 7 बजे। है। तो क्या मैं दोनों को एक ही टाइम पे पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं। ठीक है, तो तुमको टाइम दे दिया 2 बजे का LT के लिए और शाम को टाइम दे दिया पाइथन के लिए। तो ये जो यूजर जो होगा ना, यूजर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रिसोर्स ही हुआ ना ये। हाँ ठीक है, तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसोर्स ही हो जाते हैं ये। तो ये हो गया 2 से लेके 3 PM, ये एक रिसोर्स हो गया ये। 7 PM से 8 PM, ये एक रिसोर्स हो गया ये। तो रिसोर्स का को ना ऐसे फिजिकल चीज से कंफ्यूज मत होना कि कोई वो फिजिकल चीज है हाँ, और वही हम आती है। समझ रहे थे, वही कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज क्यों जैसे तुम हो रहे थे, मैं बताता हूँ कंफ्यूज क्यों हो टाइम रहे थे, टाइम वहाँ पे नहीं सब ले रहे फ्रेम थे लिखा ना। होता है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टाइम हो गया। हम्म, अब इस टाइम में ही क्या होता है, ऐसे करके डिवीजन होता है। हाँ ठीक है, 0 से लेके 9 तक ये एक सिस्टम फ्रेम नंबर हो गया, सिस्टम फ्रेम नंबर 0। फिर 0 से लेके 9 तक दूसरा। ये क्या हो गया, सिस्टम फ्रेम नंबर 1। ठीक है, अगली ट्रेन चलेगी सिस्टम फ्रेम नंबर 2, ये भी हो जाएगा 0 से लेकर के 9 तक। तो देखो ध्यान रखो ये टाइम डोमेन है ये, और क्योंकि इस टाइम डोमेन को इसको सब फ्रेम 0 1 2 3 बोल दिया गया है तो वो सब फ्रेम इमेजिन करके ना डाउट हो जाता है कि कोई ये फिजिकल एंटिटी है। ये फिजिकल एंटिटी नहीं है, ये टाइम ही है ये। हाँ ठीक है, ये दोनों सब फ्रेम और टाइम ये दोनों सेम ही है। तो ये टाइम है, इस तरह से सब फ्रेम नंबर 0 1 2 करते करते ये कहाँ तक पहुंचेगा, 1 0 2 3 तक पहुंचेगा ये। तो कौन से सिस्टम फ्रेम नंबर में कौन सा सब फ्रेम है, और उस सब फ्रेम में भी क्या हो जाता है, रिसोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। वो रिसोर्स ब्लॉक जो होता है वो मतलब रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, उसके अंदर भी रिसोर्स एलिमेंट हो जाते हैं और डिटेल में हो जाता है वो। हम्म, ओवरऑल ये चीज है, सब फ्रेम को जब भी दिमाग में आए तो उसको टाइम के तरीके इमेजिन करना। तो और इसको हम टाइम तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम रैक रिक्वेस्ट भेजे 2 सेकंड पे, और हाँ उसके बाद रिस्पांस जो है हाँ कितने 3 साइज बाद हमें रिस्पांस मतलब वो करने सर्च करना शुरू करेंगे। हाँ करेक्ट। अब जैसे कि मान लो कि ये नोड भी इसको बोल रहा है कि भाई 1 PM पे डेटा भेजना। ठीक है, तो 1 PM में तो हमारी लैंग्वेज में हो गया, लेकिन ये अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेगा, कौन सा फर्स्ट फ्रेम? सब फ्रेम में डेटा भेजा, फर्स्ट सब फ्रेम। हाँ, फर्स्ट अब सब देखो 1 PM क्लॉक तो कॉमन ही रहेगी ना दोनों के लिए। हाँ रिस्पॉन्स आफ्टर थर्ड सब फ्रेम, हाँ, ऐसे तो ये यहाँ जब भी बोलोगे। टाइम की बात आती है तब डाउनलिंक और अपलिंक वाली बात करना का कोई मतलब ही नहीं है। जब 1 PM की बात आ रही है, अब तुम बताओ कि हाँ डाउनलिंक में 1 PM है कि अपलिंक में 1 PM है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं तो बना है ना। हाँ हाँ समोसा लेने जा रहे हैं
तो 1 PM मतलब कि जो है कितने बजे शुरू करोगे जाना 1 PM पे, तो 1 PM डाउनलिंक का है कि अपलिंक का है, समझ रहे हो? तो हाँ ये कॉमन चीज है, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बना यहाँ पे। तो दिमाग में अपलिंक डाउनलिंक आ गया ना, इसीलिए कंफ्यूज हाँ हो गया। नहीं देखो, और वो तो बस क्लियर नहीं था। तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन जो कंक्लूड करें अगर हम, तो उसका अगर तुम्हें ये पॉइंट अगर क्लियर है कि सब फ्रेम इज नथिंग बट टाइम ओनली, हाँ बस तो यहाँ से तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। ये जो है ना अपलिंक डाउनलिंक सब कुछ नहीं करना, बस हम टाइमिंग उससे ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। बस वो टाइमिंग है, बस इतना मतलब वो जो है। सब फ्रेम ये वो बता रहा है, उसमें टाइम देखना है, ये अपलिंक डाउनलिंक उसमें देखना ही नहीं है। हाँ, जब टाइम की बात आती है तब अपलिंक डाउनलिंक नहीं देखना हाँ है। हाँ जब फ्रेम की बात आती है तो जब फ्रीक्वेंसी आएगी तब हो सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो सकती है ना। हाँ। तुम जा रहे हो पैदल, आते टाइम कहीं से लिफ्ट मिल जाए तुमको, हम्म है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी एक फिजिकल रिसोर्स हम कह सकते हैं। टाइम कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं है, टाइम बस एक कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये। हाँ हाँ ये वाला तो हो गया हमें, रैच वाला भी, टीए वाला भी जो क्लियर हो गया। ये टीए टीए वाला के से ही पता इम्पोर्टेंट है चलेगा। बहुत। हाँ रिजोल्यूशन कैसे वो होगा, कंटेंसर ये रिजोल्यूशन। टीए से देखो इन सिंक हो जाएगा एक यूई और एक आउट ऑफ सिंक हो जाएगा, और जो इन सिंक होगा हम्म उसी का ही कंटेंशन रेजोल्यूशन होगा बाद में। दूसरा पॉइंट ये है कि कंटेंशन होता है यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लग रहा होता है यूईटी को कि मेरा भी एप्लीकेशन पहुंच गया है, मेरा भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है। लेकिन ई हाँ नोड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही यूई का रिक्वेस्ट मिला है, और उस एक यूई का के रिस्पेक्ट में ही उसको टीए दिया गया है। ये टीए जो है ना वो एक ही यूई पे एप्लीकेबल होगा, दोनों यूई ने रिसीव भले ही कर लिया है, लेकिन वो करेक्टली एप्लीकेबल एक ही यूई पर ही है। ठीक है, अभी देखो ये अपलिंक ग्रांट जो दिया गया है, मान लो 2 बजे टाइम है इस अपलिंक ग्रांट में, अब टीए के अकॉर्डिंग एक ही यूई 2 बजे पहुंचेगा, दूसरा यूई पहुंचेगा 2:05 पर। ठीक है, अब यूनिट भी क्या बोलेगा, मैंने अपलिंक ग्रांट बोला था 2 बजे, और 2 बजे आ रहा है यूई 1 हाँ आरआरसी सही। कनेक्शन रिक्वेस्ट, तो यूई 1 सही है। आरआरसी कनेक्शन यूई 2 का जो है वो आ रहा है 2:05 यानी कि वो आउट ऑफ सिंक है। तो वो उसको बोलेगा यूई 2 को कि तुमने रैश रिक्वेस्ट तो किया नहीं है, ठीक है, इससे तुम्हारा मैक कंटेंशन रिजोल्यूशन फेल है। अब यूई 2 हो सकता है सोचेगा मैंने रैश रिक्वेस्ट किया तो था, लेकिन वो समझ जाएगा कि उसका जो है वो फेल हो चुका है कंटेंशन रिजोल्यूशन, वो कभी रिसीव ही नहीं हुआ था, वो ऐसे ही फड़फड़ा रहा था। रैश कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज दिया, रिस्पॉन्स को भी रीड कर लिया। हाँ, तब वो अगेन मतलब रिक्वेस्ट करेगा जब फेल हो जाएगा तो हाँ, जब फेल हो फॉरवर्ड जाएगा में। तो दोबारा से रिक्वेस्ट हम्म करेगा। अब इसके हम्म पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे रैश रिस्पॉन्स मिला तो कंटेंशन हम्म रिजोल्यूशन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और यहीं पर वो टी एडजस्टमेंट करता है वो, उस टी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही मैसेज थ्री जाता है। फिर और सारे हम्म पैरामीटर्स होते हैं जो वही रैश रिस्पॉन्स वाले, रैंपिंग वाले, वो सब हम कल हम्म देखते हैं। और ये जो प्रिएम्बल है, इस प्रिएम्बल को जनरेट कौन करता है, यू ही करता है, लेकिन कैसे जनरेट करना है, कौन किस पे डिपेंड करेगा, वो वाले पैरामीटर ई नोड भी भेजता है। हम्म तो ये प्रिएम्बल को भी थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है एग्जैक्टली। तो देखो आज के टॉपिक की समरी तुमको क्या क्या समझनी है। एक तो आर ए आर एन टी आई में जो टी आई डी होता है, टी आई डी प्लस एफ आई डी होता है, लेकिन जो एफ डी डी में एफ आई डी जीरो ही होता है हमेशा। तो मेन जो हमारा बनता है वो टी आई डी बनता है। तो तुमको ये समझना है कि आर ए आर एन टी आई में जो टी आई डी जा रहा है इसका क्या काम है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा है कि जब रिस्पॉन्स में ये जो टाइमिंग एडवांस आ रहा है इसका क्या यूज है, और मैसेज 3 में क्या बोलते हैं ई नोड भी जो होगा वो कैसे एक एक को पास करेगा और एक को फेल करेगा। तो उसका जवाब वही है, वो टाइमिंग एडवांस जो है वो कंपेयर कराएगा कि सही है कि नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अपलिंक ग्रांट। ठीक है, देखो ये जो रैश रिस्पॉन्स में टीए है ये विद रिस्पेक्ट टू आर आर एन टी आई टी आई डी है, और जो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट का जो इनसिंक होना है वो विद रिस्पेक्ट टू अपलिंक ग्रांट जो दिया था रैच रिस्पॉन्स में, वो मैच करना चाहिए। समझ गया ना? हम्म ठीक है, यहाँ पे जो ये जो टीए है वो इस आर आर एन टी आई के रिस्पेक्ट में दिया गया टीए।
तो यहाँ पे यूई क्या होगा, वो इन सिंक में आ जाएगा। ठीक है, एक यूई इन सिंक में होगा, दूसरा यूई जो होगा वो आउट सिंक हो आउट ऑफ जाएगा। सिंक। अब ये जो इन सिंक वाला जब ई नोड बी के पास पहुंचेगा, तो कितने बजे पहुंचा, 2 PM पे पहुंचा मान लो। तो ये जो 2 PM है वो इससे मैच करना चाहिए ना, जो ई नोड बी ने अपलिंक को ग्रांट दिया है। तो इसके अपलिंक से कंपेयर, ग्रांट से कंपेयर करा के ई नोड बी डिसाइड कर लेगा कि कौन सा इन सिंक है, कौन सा आउट ऑफ सिंक है। जो इन सिंक होगा उसको पास हो जाएगा, जो आउट ऑफ सिंक होगा वो फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा। आज ज्यादा हो गया क्या, 4 बज गए? 4 बज गए। हाँ ऐसे लेट पर 1 घंटा ज्यादा हुआ है, 1.25 घंटा। 1.25 घंटा केवल ज्यादा हुआ लेकिन ना कुंदन। आज 2 कंफ्यूजन दूर हुआ ना ये, बहुत दिन से वो कंफ्यूजन था, ये भी कंफ्यूजन था। जैसे टीए वाला कैसे हो रहा है, टीए वाला क्लियर हो गया। आज देखो मेन क्या कवर हुआ, एक तो सारे मैसेज हो गए रैश वाले। हाँ ठीक है, और रैश में जो मेन था, रैश का कंटेंशन रेजोल्यूशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पता है, मतलब आसानी से मिलता नहीं है ये डॉक्यूमेंट में, समझ में नहीं आता है। एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, टीए वाला यूज हो गया, कैसे इसका फंक्शनिंग होता है इन सिंक और आउट आउट ऑफ ऑफ सिंक के लिए। और तीसरा क्या, वो रिसोर्स वाला ना, सब फ्रेम। हम्म सब फ्रेम एक्चुअली में मिली सेकेंड ही है, टाइम ही है ये।